जय महाकाल। सर्व सिद्धिदायक भगवान शिव आपको भी परम पद प्रदान करें, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। दर्शकों, आज मैं बात पंचक की करूंगा। मैं बताऊंगा पंचक क्या होता है, पंचक किसे कहते हैं, पंचक कितने प्रकार के होते हैं, पंचक का क्या प्रभाव पड़ता है, पंचक के दौरान शुभ कार्यों की मनाही क्यों है, पंचक अशुभ क्यों होता है, पंचक को हानिकारक क्यों माना जाता है, पंचक में क्या नहीं करना चाहिए। ये सारे पंचक के विषय में सवाल जो है ना, हम आपको अभी देने वाले हैं। आप आखिरी तक जरूर बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, यह तो आपको भी ज्ञात है कि हिंदू धर्म में किसी भी कार्य से पूर्व शुभ और अशुभ मुहूर्त पर विचार किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र भी कहता है कि कुछ नक्षत्र स्वयं सिद्ध होते हैं तो कुछ अशुभ भी होते हैं। सर्वसिद्ध स्वयं सिद्ध नक्षत्रों में शुभ कार्य किए जाते हैं, जबकि धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती जो नक्षत्र के समूह को पंचक कहा जाता है। पंचक में कोई भी कार्य करने पर उसे कार्य को पुनः 5 बार करना पड़ता है। दर्शकों, मैं अब यह बताना चाहूंगा कि पंचक 5 प्रकार के होते हैं। रोग पंचक, राज पंचक, अग्नि पंचक, मृत्यु पंचक और चोर पंचक। सबसे पहले बात रोग पंचक की करूं तो रविवार को शुरू होने वाले पंचक को रोग पंचक कहलाता है। यह 5 दिनों तक शारीरिक और मानसिक पीड़ा देने वाला होता है। इस पंचक में शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। यह पंचक मांगलिक कार्यों के लिए अशुभ माना गया है। दर्शकों, सोमवार को शुरू होने वाला पंचक जो है वो राज पंचक कहलाता है। यह पंचक शुभ माना जाता है। फलस्वरूप 5 दिनों में आपके प्रयासों से सरकारी कार्यों में सफलता मिलती है। संपत्ति से जुड़े काम करना शुभ होता है। यदि बात अग्नि पंचक की करूं तो यह मंगलवार को शुरू होता है। इस पंचक के 5 दिनों में कोर्ट कचहरी और वाद विवाद के फैसले, अपना हक प्राप्त करने वाला काम किया जा सकता है। अग्नि पंचक में किसी भी तरह का निर्माण कार्य, औजार और मशीनरी कामों की शुरुआत करना अशुभ होता है। दर्शकों, शनिवार को शुरू होने वाला पंचक मृत्यु पंचक कहलाता है। यह पंचक मृत्यु तुल्य परेशानी देने वाला होता है। इस दौरान जोखिम भरे काम नहीं करने चाहिए। मृत्यु पंचक के प्रभाव से विवाद, चोट, दुर्घटना का खतरा रहता है। दर्शकों, चोर पंचक के बारे में बताऊं तो शुक्रवार को शुरू होने वाला पंचक चोर पंचक कहलाता है। इस पंचक में यात्रा करने की मनाही होती है। लेन देन, व्यापार और किसी भी तरह के सौदे भी नहीं करने चाहिए। धन हानि हो सकती है। दर्शकों, मैं आपको बताऊं कि पंचक में चारपाई बनवाना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा करने से कोई बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। पंचक के दौरान जब धनिष्ठा नक्षत्र हो तब घास, लकड़ी आदि जलने वाली वस्तुएं इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। आग लगने का भय होता है। दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है। दर्शकों, पंचक के दौरान जब रेवती नक्षत्र चल रहा हो तब घर की छत नहीं बनानी चाहिए। धन हानि और घर में कलेश हो सकता है। शव का अंतिम संस्कार करने से पूर्व किसी योग्य पंडित की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। यदि ऐसा न हो पाए तो शव के साथ 5 पुतले आटे या कुश से बनाकर अर्थी पर रखना चाहिए। इन 5 का भी शव की तरह ही संपूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार करने चाहिए।
गरुड़ पुराण में लिखा भी है कि ऐसा करने से पंचक दोष दूर हो जाता है। दर्शकों, मैं आपको यह भी बताता चलूं कि पंचक में आने वाला उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रवार के साथ मिलकर सर्व सिद्धि योग्य बनाता है। सर्व सिद्धि योग बनाता है। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद और रेवती नक्षत्र यात्रा, व्यापार, मुंडन आदि शुभ कार्यों में श्रेष्ठ माने गए। पंचक में आने वाले 3 नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती रविवार को होने से आनंद आदि 28 योगों में से 3 शुभ योग बनते हैं। ये शुभ योग चर, स्थिर और प्रवर्ध है। इन शुभ योगों से सफलता और धन लाभ का विचार किया जाता है। दर्शकों, धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र चल संज्ञक माने जाते हैं। इनमें यात्रा करना, वाहन खरीदना, मशीनरी संबंधित काम शुरू करना शुभ माना गया है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र स्थिर संज्ञक नक्षत्र माना जाता है। इसमें बीज बोना, गृह प्रवेश करना, शांति पूजन और जमीन से जुड़े कार्यों में सफलता मिलती है। मैत्री संज्ञक होने से रेवती नक्षत्र में कपड़े व्यापार में से संबंधित सौदा करना, किसी विवाद का निपटारा करना, गहने खरीदना आदि शुभ माना गया है। दर्शकों, अब यदि पंचक की अशुभता की बात करूं तो धनिष्ठा नक्षत्र में आग लगने का भय रहता है। शतभिषा नक्षत्र में वाद विवाद होने का भय होता है। पूर्वा भाद्रपद रोग कारक नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद में धन हानि के योग बनते हैं। रेवती नक्षत्र में नुकसान और मानसिक तनाव होने की संभावना होती है। आप समझ गए होंगे कि पंचक किसे कहते हैं और इसका लाभ और हानि क्या है। आज के लिए दर्शकों इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर बात करते हुए। तब तक आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।